स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग एसएससी जीडी का 18वां सेट पेपर करने वाले हैं। ये सेट पेपर अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कहाँ पर दे सकते हैं, तो आप इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाकर आप ये टेस्ट पेपर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इससे पहले वाले जितने भी टेस्ट पेपर हैं वो सारे टेस्ट पेपर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको किसी और अन्य परीक्षा के लिए नया बैच लेना है तो हमारा नया बैच आ गया है, तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में किताबें आपको चाहिए तो ऑनलाइन हमारी किताबें भी मिल जाएंगी, तो आप किताबें भी ले सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 कहता है विलोम शब्द का संगत युग्म है। संगत युग्म मतलब जिसमें सही है और सब में गलत है। ठीक है, तो आपको संगत युग्म बताना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है शब्द दिया हुआ है कि धरती और पाताल। ऑप्शन दिया हुआ है बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। ऑप्शन दिया है विनियोग और नियोग। ऑप्शन दिया है अलगाव और विलगाव। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसके अंदर जो हमारा सही युग्म है वो हमारा क्या है। तो धरती का विलोम पाताल नहीं, धरती का विलोम आकाश हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। बहिर्मुखी का अंतर्मुखी विलोम होता है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। विनियोग का नियोग गलत हो जाएगा और अलगाव का विलगाव भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो यहाँ हमें पता चल जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है दिए गए वाक्यों के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, उसे हम क्या कहेंगे। द्वंद्वग्रस्त कहेंगे, भ्रमित कहेंगे, या किम कर्तव्य विमूढ़ कहेंगे, या दुविधाग्रस्त कहेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं द्वंद्वग्रस्त गलत हो जाएगा। ठीक है, भ्रमित भी गलत हो जाएगा और दुविधाग्रस्त भी गलत हो जाएगा। जो अपने कर्तव्य का निश्चित नहीं कर पा रहा है उसे हम किम कर्तव्य विमूढ़, यानी अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो चुका है जो, यानी जिसे अपने कर्तव्य का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसे हम किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी या सर्वज्ञ। जब हम बात कर रहे हैं सब कुछ जानने वाले की, तो उसे हम एक शब्द में सर्वज्ञ कहते हैं। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। विज्ञान ने शिक्षा के ... में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब किसमें, शिक्षा के प्रसार प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, शिक्षा के आने जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, शिक्षा के लेन देन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, या शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो देखो लेन देन और आना जाना तो कट गया, अब बचते हैं 2, प्रसार प्रचार। तो हम बोलते हैं प्रचार प्रसार। ठीक है, तो यहाँ पर प्रसार प्रचार कहना गलत हो जाता है, आगे जैसे बोला जाता है। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, प्रचार प्रसार। विज्ञान ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है। अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जिसे व्यक्त न किया गया हो, जिसे कहा न जा सके, जिसे व्यक्त न किया जा सके, जिसे कहा जा सके, या जिसे व्यक्त किया जा सके। तो जिसे व्यक्त किया जा सके कट जाएगा, उसे तो व्यक्त, जो व्यक्त किया ही जा रहा है तो व्यक्त किया जाएगा। जिसे कहा जा सके ये भी कट जाएगा, जिसे कहा ना जा सके ये भी कट जाएगा, मतलब व्यक्त न किया जा सके, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बी को कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये बताना है। उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया। तो देखो पौरुषत्व में गलती है, इसमें हम ये कह सकते हैं तो वर्तनीय अशुद्धि कह सकते हैं, या कहेंगे कि पौरुषत्व नहीं होगा, पुरुषत्व होगा। ठीक है, क्या होगा, पुरुषत्व।
तो इसलिए जो गलती है वो किस में आ गई, सी में आ गई, तो सी इसका उत्तर हो गया। हमें त्रुटि बतानी है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। दिए गए वाक्य का वह भाग जिसमें गलती है, आपसे इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा था। तो ध्यान रखना, जब भी स्पष्टीकरण आएगा, स्पष्टीकरण किया नहीं जाता, स्पष्टीकरण दिया जाता है। तो स्पष्टीकरण देने के लिए होना चाहिए। तो गलती किस में है, भाग 2 में है। तो भाग 2 कहाँ है, भाग 2 ए में है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरे का मतलब होता है, मतलब जहां पे दीपक जल रहा है उसी के नीचे अंधेरा हो गया है, चारों तरफ उजाला हो गया, उसी के नीचे अंधेरा, यानी जहां ज्ञान है वहीं पे अज्ञान छिपा हुआ है। तो बेतुकी बातें करना नहीं होगा, बुरी राय देना नहीं होगा, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण ये हो जाएगा घबराना नहीं होगा। यानी वही कहेंगे कि जैसे पंडित हम पंडित को क्या समझते हैं, विद्वान समझते हैं, विद्वान जानकार, और उसी के यहाँ पर कोई मूर्खता का आचरण करे तो हम उसको कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा, ठीक है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए शब्द देना है। प्रश्न क्या है, इस भवन का निर्माण गुप्ता जी की सौजन्यता से हुआ है। यहाँ पे रेखांकित दे रखा है, इसको हमें चेंज करना है, ठीक है। तो की सौजन्यता गलत हो जाता है, क्या होता है, के सौजन्य से, ये होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे, का सौजन्य तो गलत हो जाएगा, के सौजन्यता, फिर ये ता की वजह से गलत हो जाएगा। के सौजन्य से हुआ है, उत्तर हमें मिल गया, सी आ गया, ठीक है। तो इसमें आ गया सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द विषाद है, विषाद है, या विषाद है, या विषाद है। तो आपको पता है ये नहीं है सही, ये नहीं है सही, ये नहीं सही। विषाद, विषाद का मतलब दुख, ठीक है। विषाद का मतलब होता है दुख, कष्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में कौन सा अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। अनभिज्ञ का विलोम बताना है। ऑप्शन दिया है, भिज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा, अज्ञ होगा, या अविज्ञ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अनभिज्ञ है ये किससे बना है, ये अन प्लस अभिज्ञ से बना है। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, और अन माने नहीं, तो इससे बना अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का मतलब हो जाता है जो जानने वाला नहीं है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अभिज्ञ, मतलब जानने वाला। तो यहाँ क्या है, बी में दिया है अभिज्ञ, यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस भिज्ञ का मतलब क्या हो जाता है, नहीं जानने वाला, उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 12, प्रश्न संख्या 12। कौन सा शब्द प्राची का समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा शब्द प्राची का समानार्थी शब्द नहीं है। देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्राचीन, ऑप्शन दिया हुआ है प्रकृत, ऑप्शन दिया है पूर्व, ऑप्शन दिया है प्रज्ञा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में गलती है। प्रश्न में गलती क्या है कि शब्द नहीं है, नहीं क्या होना चाहिए, प्रश्न है, मतलब समानार्थी है, ये होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए, अब आपको बताना है, प्रश्न में गलती थी। कौन सा शब्द प्राची का समानार्थी शब्द है, यानी प्राची शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है। ऑप्शन दिया है प्राचीन, ऑप्शन दिया है प्रकृत, ऑप्शन दिया है पूर्व, और ऑप्शन दिया है प्रज्ञा। तो प्राची का समानार्थी शब्द होता है पूर्व, ठीक है। पूर्व दिशा, ध्यान दीजिएगा कि क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्राची पूर्व दिशा को कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है। यहाँ दिया हुआ है वाक्य, इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है। इस पुस्तक का छपित मूल्य की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर छपित मतलब छपा हुआ होगा, लेकिन हमें इनको इनमें से हटाना है, इनमें से प्रतिस्थापित करना है। मौखिक मूल्य गलत हो जाएगा, प्रकाशित, प्रकाशित नहीं कहेंगे, ठीक है, छपे को। लिखित मूल्य नहीं कहेंगे, मुद्रित यानी मुद्रित हुआ,
तो छपित की जगह क्या हो जाएगा, मुद्रित मूल्य। ठीक है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है, न ऊधो का लेन न माधो का देन, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। न ऊधो का लेन न माधो का देन का दूसरे के झंझट में दखल न देना, किसी झंझट में न पड़ना, किसी से उधार न लेना, या नगद लेन देन करना। तो नगद लेन देन करना नहीं होगा, किसी से उधार न लेना भी नहीं होगा। अब दो दिए हैं, किसी झंझट में न पड़ना या दूसरे के झंझट में दखल न देना। तो ध्यान देना, जब कहा कि न ऊधो का लेन न माधो का देन, मतलब उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, दूसरा हो, अपना हो, पराया हो, कैसा भी हो, किसी से कोई मतलब नहीं। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसी झंझट में न पड़ना। ठीक है, किसी झंझट में न पड़ना, उसको कहते हैं न ऊधो का लेन न माधो का देन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है, द्रुमन का पर्यायवाची शब्द है। द्रुमन, द्रुमन कहते हैं पेड़ को। ठीक है, किसको कहते हैं, पेड़ को। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन दिया है, उपवन, आपगा, वेटप या वाजी। तो उपवन कहते हैं बगीचे को, आपगा कहते हैं नदी को, विटप कहते हैं पेड़ को, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। और वाजी कहते हैं घोड़ा को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है उत्तर क्या है हमारा, सी। द्रुमन का पर्यायवाची शब्द है विटप। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वाक्य कह रहा है, जब मैं यह बात भूल गया था तो तुम्हें स्मरण ... चाहिए, तुम्हें स्मरण करना चाहिए, तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए, तुम्हें स्मरण कराना चाहिए, या तुम्हें स्मरण लेना चाहिए। तो लेना तो नहीं होगा और देना भी नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें स्मरण करना चाहिए या तुम्हें स्मरण कराना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बात ये आ रही है कि जब यह बात मैं भूल गया था तो तुम्हें स्मरण कराना चाहिए था, मतलब उसे बात जो भूला है उसको स्मरण कराने वाली बात है ना, तो इसलिए करना नहीं, क्या आएगा, कराना। ठीक है, स्मरण कराना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है, निम्न में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, गलत है एक की वर्तनी, और जिसकी वर्तनी गलत है वो हमें बताना है। शुश्रूषा, शुश्रूषा कहते हैं रोगी की देखभाल को, वर्तनी सही है, बिल्कुल सही है। बी दिया है अतिशोक्ति, तो अतिशोक्ति नहीं होता, ये गलत है वर्तनी यहाँ पर, तो यही हमारा क्या है, उत्तर होगा बी। और अतिशोक्ति की वर्तनी क्या होती है, देखो ध्यान दीजिएगा, अतिशय ओक्ति, तो अतिशयोक्ति कहते हैं। ठीक है, ये होगी सही वर्तनी, तो इसका उत्तर हो गया बी। वेशभूषा भी ठीक है, मनीषा, मनीषा माने बुद्धि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 से 20 तक गद्यांश है, तो यहाँ पर देखेंगे गद्यांश कह रहा है, पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा ... होते हैं। पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा मनोरम, तो मनोरम का प्रयोग मनोहर के साथ एक नहीं करेंगे, मनोहर और मनोरम एक ही होता है। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर। मनोहर तथा दिव्य होते हैं, दिव्य नहीं करेंगे। विशाल होते हैं, विशाल भी नहीं करेंगे, दृश्य की बात हो रही है। ठीक है, तो डी आ गया आकर्षक, तो आकर्षक होते हैं। पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा आकर्षक होते हैं, इससे प्रकृति के प्रति मानव की प्रेम भावना आगे ... होती है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे आकर्षक होते हैं यहाँ पर। अब हमने कहा है इससे प्रकृति के प्रति मानव की प्रेम भावना व्याप्त होती है, जागृत होती है, सुप्त होती है या संयुक्त होती है। ना तो व्याप्त होती है, ना सुप्त होती है, ना संयुक्त होती है, जागृत होती है। ठीक है, यानी मानव को जो प्रकृति के प्रति प्रेम होता है वो जागृत होता है, तो क्या हो जाएगा, जागृत। अब इसके बाद दिया है आगे पर्वतीय दृश्य का, आगे देखते हैं पर्वतीय दृश्य का ... मात्र कुछ क्षण के लिए, तो पर्वतीय दृश्य का अनुसंधान मात्र,
कुछ क्षण के लिए, पर्वतीय दृश्य का स्मरण मात्र कुछ क्षण के लिए, पर्वतीय दृश्य का मनन मात्र कुछ क्षण के लिए, या पर्वतीय दृश्य का अनुकरण। तो ना तो अनुसंधान आ रहा है, ना मनन, ना अनुकरण। क्या हो रहा है? स्मरण। पर्वतीय क्षेत्रों का, पर्वतीय दृश्य का स्मरण मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता तथा व्याकुलता से मुक्ति प्रदान करता है। तो वापस लिख लेंगे इसको। स्मरण मतलब यहाँ पे कह रहे हैं स्मरण मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता तथा व्याकुलता से मुक्ति प्रदान करता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पता चल गया जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने किए। आप लोगों ने कितना सही किया ये आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आपने सही किया ये बताइए। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेट पेपर के साथ।